नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, समय जब साथ नहीं देता या यूं कहूं कि समय जब हाथ से निकलने लगता है तो बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े महारथियों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। अब मिसाल के तौर पर मोदी जी को ही देखिए, इनसे बड़ा महारथी कौन था। एक वक्त था जब चुटकियों में मोदी जी बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बदल देते थे, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया बदल देते थे चुटकियों में। जैसे राजनाथ सिंह थे तो राजनाथ सिंह को हटाया, चुटकी में अमित शाह को नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया। और अमित शाह को जब मंत्री बनाया तो पसंदीदा नड्डा को चुटकी में उस कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन आज जब वक्त मोदी जी के साथ नहीं दे रहा है तो बीजेपी के भी हाल कुछ अजीबोगरीब है। आज चाहते हुए भी मोदी जी बीजेपी का प्रेसिडेंट नहीं बना पा रहे हैं। अब ये जो जेपी नड्डा है, इनका टाइम खत्म हो चुका है, ये अब मंत्री हैं, ये सिर्फ एक्सटेंशन पर चल रहे हैं इस बीजेपी प्रेसिडेंट। सच्चाई ये है कि मोदी और शाह तमाम कोशिशों के बावजूद और कई दिनों की कोशिशों के बावजूद नड्डा का रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, अंदर की बात यह है, बीजेपी के अंदर की बात यह है कि नड्डा के बाद किसको चीफ बनाया जाए, बीजेपी का मुखिया किसे बनाया जाए, अब ये मोदी ही तय नहीं करेंगे। अब ये सिर्फ मोदी तय नहीं करेंगे, इस बार मोहन भागवत की मर्जी चलेगी। आरएसएस की मर्जी के बगैर मोदी और शाह बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बना पाएंगे। और शायद पिछले कुछ दिनों से आरएसएस और राजनाथ सिंह और अमित शाह, इनकी जो बैठक चल रही वो इसीलिए चल रही है कि प्रेसिडेंट आप नहीं, हमारी मर्जी से बनेगा। एंड दैट इज द बिग चैलेंज फॉर मोदी। क्यों है, आगे बताऊंगा आपको। अब दोस्तों, नड्डा साहब की जगह अगर आरएसएस ने अपना नड्डा बैठा दिया इस कुर्सी पर, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट की कुर्सी पर, तो फिर मोदी जी के लिए मुसीबत क्यों है, गुजरात लॉबी के लिए मुसीबत क्यों है, ये मैं आपको आगे तफसील से बताऊंगा एक्सपर्ट्स के साथ। बड़ा सवाल है और मोदी जी का कुर्सी पर रुकना, कितने दिन चलना, ये सब इस सवाल पर डिपेंड होगा, आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब से 4 जून के बाद मोदी जी 303 से 240 पर आए, जब से उनके कंधों के नीचे बैसाखी आ गई, जब से बीजेपी अल्पमत में आ गई, ये स्थिति तभी से है जहां मोदी की मर्जी की जगह अब सहमति से काम हो रहे हैं। आरएसएस का प्रेशर है, नायडू का प्रेशर है, नीतीश का प्रेशर है, सांसदों का प्रेशर है और भी कई फोर्सेस का प्रेशर है। और शायद इसी वजह से मोदी जी ने 4 जून के बाद बजाय संसदीय दल, अपनी पार्टी की बैठक बुलाने की जगह, अपनी पार्टी की संसदीय दल की बैठक मीटिंग बुलाने की जगह उन्होंने एनडीए की मीटिंग बुला ली। नीतीश और नायडू से मोहर लगवा ली कि तीसरी बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। पार्टी की जगह नीतीश और नायडू को रिझाया गया। दरअसल पार्टी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, चर्चा है दिल्ली में। और सच ये है कि जो मोदी जी बीजेपी संसदीय दल की बैठक आए दिन बुलाते रहते थे, मन की बात करते थे, अब वो मीटिंग बुलाने से कतराते हैं। वजह यही है कि मोदी जी को भी लगता है कि पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ रही है। नाराज सिर्फ आरएसएस नहीं है, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता, वो भी मोदी और शाह की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज है। मोदी के काम करने के तरीके से बीजेपी में नाराजगी बढ़ रही है। और शायद इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी अपनी ही पार्टी से घबराने लगे हैं। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, और मैं ये सवाल सीधे उठाना चाहता हूँ, स्ट्रेट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या वाकई बीजेपी में जो ज़मीनी सच्चाई है वो दिखाई नहीं जा रही, गोदी मीडिया में, अखबारों में नहीं आ रही है? और क्या जगह जगह राज्यों में, अलग अलग खेमों में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी से मतलब है टॉप लीडरशिप के खिलाफ, मोदी और शाह के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है? और ये जो बढ़ती हुई नाराजगी है
क्या हम इसे बगावत का धुआं कह सकते हैं? और ये धुआं है, ये फैल रहा है। और अगर 2 महीने बाद ये जो लिटमस टेस्ट होने जा रहा है मोदी की ताकत का, मोदी की ताकत को जो तौला जाएगा महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, अगर मोदी इन 3 राज्यों में उनको शिकस्त मिलती है, परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये जो धुआं है बगावत का, ये आग में भी बदल सकता है। और क्या इस बात का इल्म मोदी को भी है, गडकरी की लॉबी को भी है, योगी आदित्यनाथ को भी है, वसुंधरा को भी है, शिवराज सिंह चौहान को भी है, रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों को भी है कि नाराज़गी बढ़ रही है। और अगर 2 महीने बाद नवंबर में जब नतीजे आएंगे और मोदी जी स्कोर बोर्ड पे पिछड़ते दिखे, तो फिर क्या आरएसएस कोई बड़ा कदम उठा सकती है? एक ऐसा कदम जहां नीतीश और नायडू की जो रिएक्शन, प्रतिक्रिया होगी, वो भी बहुत मायने रखेगा। क्या कुछ होने जा रहा है अंदर ही अंदर बीजेपी में? एक बड़ा सवाल है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 2 खास मेहमान हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, और टाइगर आरएसएस के कुछ लीडर से भी अभी मिले, उनसे भी उन्होंने पूछा, बीजेपी के सांसदों से भी मिले, उनसे भी उन्होंने इस पूरे सवाल की तहकीकात की है। टाइगर होंगे हमारे साथ, उमाकांत लखेड़ा होंगे हमारे साथ। दोनों से मैं इस सवाल को पूछूंगा, गहराई में जाऊंगा। और जो शुरू में मैंने कहा था, क्या वाकई मोदी जी अब अपनी पार्टी से डरने लगे हैं? ये डर क्या है और ये डर क्यों है? टाइगर, मेरा जो सवाल, और बहुत बुनियादी सवाल है, कि आरएसएस का कहना है कि भाई पिछले 10 वर्षों से मोदी जी ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है कि हम अमित शाह को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, सूचना भेज दी गई। हम नड्डा को बीजेपी का प्रेसिडेंट बना रहे हैं, सूचना भेज दी गई आरएसएस को। आरएसएस ने कहा कि इस बार इंफॉर्मेशन से काम नहीं होगा, हमारी सहमति से अध्यक्ष बनेगा। अब अगर आरएसएस की सहमति से बन रहा है, अगर आरएसएस चाहता है कि भाई वो अपनी पसंद का नेशनल प्रेसिडेंट बनाए, तो इसमें मोदी जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही, इतनी घबराहट क्यों है मोदी जी को? मैं बता रहा हूँ घबराहट क्यों है। उसका कारण है, एक कहावत है कि दूध देने वाली गाय की लात भी अच्छी लगती है। क्या? यदि कोई गाय बहुत अच्छा दूध देती है, ओके, और दूध देते समय लात मारती है, तो भी वो गाय अच्छी है, क्योंकि वो दूध देती है। दूध दोहने वाला गाय की लात भी खाता है, दुलत्ती भी खाता है। लेकिन गाय दूध देना बंद करे और वो पैर उठाए तो उसको पड़ता है रट। ओहो, 88, आप समझिए 2014-2019 में ये दूध देने वाली गाय थी संघ के लिए। अब संघ को 2024 में पता पड़ गया कि ये गाय ने दूध देना बंद कर दिया, अब दूसरी गाय लानी पड़ेगी, इसको हटाओ। प्रॉब्लम वो है। दूसरी बात, संघ पितृक संस्थान, संघ चाहता है कि जितनी भी उसकी शाखाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ कई बार कह चुका है कि हमारा कोई संबंध नहीं इनसे, लेकिन सब लोग जानते हैं ये सब कहने की बातें। भारतीय जनता पार्टी संघ का एक पॉलिटिकल आउटफिट है, और यदि ये पॉलिटिकल आउटफिट है तो संघ हमेशा चाहेगा कि जैसा वनवासी संघ उनके अंडर है, जैसा बाकी शाखाएं हैं उनके अंडर है, वैसा ही बीजेपी भी अंडर रहे। लेकिन बीजेपी में यदि बदतमीजी का लेवल ये क्रॉस कर दिया कि बीजेपी ये कहने लगी कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो संघ को लगा कि नहीं, ये हाथ से बाहर जा रहे हैं, इनको औकात में लाओ। औकात में आ गए। अब संघ ये समझ गया कि ये निरंकुश क्यों हुए, क्योंकि संगठन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अपर हैंड रहा है। संगठन सत्ता पे हमेशा हावी रहा है, और सत्ता बीजेपी के पास आने के बाद भी संगठन ने अपनी कसावट रखी। इसलिए संगठन के सामने सरकार भी नतमस्तक थी। ये पहली बार हुआ कि रबर स्टैंप बिठाए गए संगठन में, संगठन चरमराया गया। संगठन में ऐसे लोग निकाल के लाए कि जिनकी कोई औकात नहीं है बोलने की। तो जब संगठन जब नतमस्तक हो गया सत्ता के सामने, तो फिर संघ के हाथ से सब चीजें निकल गई। तो संघ सरकार पे अंकुश रखना चाहती है, संगठन पे कब्जा करके। लखेड़ा साहब, मेरा जो सवाल एक जहन में था और मुझे लगा था कि आज लखेड़ा साहब से पूछूंगा, ये बताइए, पहले तो मोदी जी ने अमित शाह को बना दिया बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट, तो अब वो तो उनके शैडो है मोदी जी के, मतलब आप कह सकते हैं 2 जिस्म एक जान, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी में।
तो चलिए अमित शाह का मैं टेन्योर नहीं मान रहा, लेकिन उसके बाद अमित शाह को जब हटाया तो नड्डा को मोदी जी ने प्रेसिडेंट बना दिया। लोग कहते हैं कि नड्डा साहब रबर स्टैंप हैं, और अगर अगर रबर स्टैंप है तो मोदी रबर स्टैंप क्यों चाहते हैं? एक इतनी बड़ी पार्टी जो अपने को कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, चीफ, वो रबर स्टैंप क्यों चाहते हैं मोदी जी? देखिए, मोदी जी की जो कार्यशैली है, काम करने का उनका जो तरीका है, उनका तरीका ये है कि अहम ब्रह्मसि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे बाद उसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ लीडरशिप का कोई मीनिंग नहीं है और मेरा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं तय करूंगा बीजेपी का कौन अध्यक्ष बनेगा और मेरे कंट्रोल में मुझे रिपोर्ट करेगा, और उसी का परिणाम, उसी की जो परिणति थी या उसी का जो प्रभाव की वजह से जेपी नड्डा जैसे लोग खड़े हुए, पैदा हुए, बड़े हुए, ताकि एक डमी टाइप का प्रेसिडेंट रहे, तो संगठन नाम का कोई चीज ना रहे। जब संगठन नाम का कोई चीज नहीं रहेगी और कंट्रोल पीएमओ से होगा, वहीं से सारी चीजें, एक सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे अमेरिकन पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति तय करेगा। आप गवर्नर थे कैलिफोर्निया के कहीं के, आप जो है विदेश मंत्री हो गए। तो पूरा जो सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम है वो मोदी अपने हाथ में रखना चाहता है, उसी की वजह से ये सब चीजें हो रही है। बहुत बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन लखेड़ा साहब की। इन्होंने कहा कि भाई मोदी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो चाहते हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो, जो कुछ करो होगा तय मैं करूंगा, मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं। और इसलिए उन्होंने नड्डा जैसा आदमी को चुना जो उनका कहना माने। कुछ लोग लेटर बॉक्स प्रेसिडेंट भी कहते हैं। एक चीज और इन्होंने कही कि भाई कहीं ना कहीं अब क्योंकि मोदी जी उतने ताकतवर नहीं रहे, इसलिए आरएसएस चाह रही है कि अब पार्टी हम चलाएंगे, सरकार आप चलाइए। टाइगर, एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, आरएसएस बार बार जो प्रेशराइज कर रही है मोदी को कि आप हमारी मर्जी का रखिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब संजय जोशी हैं, उनको भी बनाया जा सकता है, कुछ और नाम भी चल रहे हैं जो मोदी जी को रास नहीं आ रहे। अगर मोदी जी का कोई एंटी, मोदी जी का कोई दुश्मन मान लीजिए, जिसे मोदी जी दुश्मन मानते हो, ऐसे आदमी को अगर गद्दी में बैठा दिया गया तो क्या मोदी और अमित शाह के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट? बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये आदि नहीं है। जैसे कि उमाकांत जी ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, जो अपने आप को ब्रह्म मानता हो, जो अपने आप को भगवान मानता हो, और उन्होंने तो पब्लिकली कह दिया कि मैं अजन्म हूँ, मतलब मैं तो सीधा नॉन बायोलॉजिकल ऊपर से ही आया हूँ, सीधा टपका हूँ। जब आदमी का भ्रम इतना बढ़ जाता है, या तो भ्रम यदि बढ़ जाता है तो वो साइकिक हो जाता है, या फिर वो बुरा तानाशाह हो जाता है, जब आदमी अपने आप को भगवान बोलना शुरू करता है। और ये शब्द मेरे नहीं, ये आप कई किताबें पढ़िए, आप साइकोलॉजी की किताबें पढ़िए, आप विश्व के बड़े बड़े तानाशाहों की आत्मचरित्र पढ़िए, ये वो अपने आप को भगवान मानने लगे, उसी के बाद ऐसा होता है। तो आप क्या कह रहे हैं टाइगर, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मोदी राजनीति के ओशो हैं, भगवान रजनीश हैं क्या? नहीं, भगवान रजनीश नहीं, भगवान रजनीश ने वो जगह अपनी अर्ज की थी। भगवान रजनीश ने अपनी पूरा एक कल्ट डेवलप किया था। मोदी जी तो बने बनाए बीजेपी के और संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर आके लद गए, और जब अच्छा रिजल्ट मिला तो वो अपना कहने लगे। फिर मोदी की सरकार हो गई, मोदी की गारंटी हो गई। मोदी जी के साथ बीजेपी समाप्त नहीं होगी, मोदी जी हटेंगे तो बीजेपी एक पुनर्जीवित होगी, नया जीवन मिलेगा उनको। क्योंकि 2014 से 24 तक बीजेपी का जो संगठन का ढांचा है पूरा चरमरा गया, क्योंकि सब यस मैन आके बैठ गए। एक चीज मैं लखेड़ा साहब जानना चाहूंगा, मेरा सवाल ये कि क्योंकि आप पार्लियामेंट जाते हैं, जब पार्लियामेंट सत्र में होता है आप पार्लियामेंट रोज जाते हैं, आप कांग्रेस वालों से भी मिलते हैं, बीजेपी से मिलते हैं, ये आपका रोज का रूटीन है एक पत्रकार के तौर पे। बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जब आप उनके साथ चाय पीते हैं बंद कमरे में, क्या बोलते हैं? क्या उनके अंदर गुस्सा है? क्या आपको कुछ बगावत का धुआं दिखता है? बीजेपी में नहीं, आपकी आंखों को क्या दिख रहा है?
मैं ये पूछ रहा नहीं, बगावत का देखिए, बगावत का दम तो देखिए, जो अभी जो लोग हैं, जो ब्रीड है अभी, बगावत का दम मुझे उनमें नहीं दिखा देता। लेकिन वो अपने फ्यूचर के प्रति, बीजेपी के फ्यूचर के प्रति, बीजेपी के भविष्य के प्रति बहुत चिंतित हैं। और उनको लगता है कि अगर ये लॉबी अगर मनमानी करती रही और इनको रोका नहीं गया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका इनका जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, और ना हम रहेंगे। देखिए, आरएसएस नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात है कि आरएसएस में एक बड़ी लॉबी 10 साल में मोदी ने ऐसा किया कि अपने अपने वहां भी यस मैन खड़े कर दिए, जो आरएसएस फ्रंट लाइन में आधे से ज्यादा लोग, जिनके आरएसएस, देखो आरएसएस का एक मुखौटा है सामने, उसके नीचे कितने संगठन हैं, गौ सेवा से लेकर के तमाम संगठन है, जिनको विश्व हिंदू परिषद, अभी बजरंग दल, जब भंडा फूटेगा ना, कि कितनी करोड़ों ग्रांट, इनविजिबल ग्रांट, अभी तो पीएम केयर फंड की तो जांच ही नहीं हुई, अभी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच हुई है। तो मेरा यह कहना है कि बहुत बड़ा बवाल है, आरएसएस में भविष्य की चिंता है, क्योंकि उनको लगता है कि इनका बिस्तर अब गोल होने वाला है, इनकी क्षमता खत्म हो चुकी है, इनका जो एक ब्रांड था वो ब्रांड अब खत्म हो चुका है, उसमें अब वोट प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। और महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो अभी बीजेपी के अपने सर्वेज हैं, झारखंड में, इवन बिहार में इनके जो अपने सर्वेज हैं, वो सर्वेज ये हैं कि आप नीचे डूब रहे हैं। कई बातें कह दी लखेड़ा साहब ने। लखेड़ा साहब ने कहा कि बीजेपी के जो सांसद हैं, चुने हुए जो प्रतिनिधि आए हैं, मोदी के खिलाफ बोल तो कुछ नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत नाराज है मोदी के स्टाइल से, जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं। आरएसएस में बहुत नाराजगी है। नीतीश और नायडू भी बीच बीच में चेत रहे हैं मोदी जी को। 2 कानून मोदी जी को वापस करने पड़ गए। तो जो सहयोगी दल है टाइगर, वो भी नाराज मोदी जी से, उनका भी प्रेशर है, पार्टी का भी प्रेशर है, सांसदों का भी प्रेशर है, आरएसएस का भी प्रेशर है। राहुल गांधी अलग एक हंगामा खड़ा किए, अखिलेश भी भारी पड़ रहे हैं। क्या मोदी जी हर तरफ से घिरते जा रहे हैं, और खुदा न खास्ता महाराष्ट्र हाथ से निकल गया तो कुर्सी भी जा सकती है? देखिए दीपक भाई, मोदी जी, खासकर मोदी जी छोड़िए, अब मोदी जी तो साइड हो गए। अमित शाह जी जान से प्रयास कर रहे हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव के पहले अध्यक्ष घोषित हो जाए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे, 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे अभी बंद मुट्ठी में। स्पेकुलेशन आप कह सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं कि चारों में जीत गए, दावा करने की जगह है आपको। और ऐसे ही एक गुजराती तो दावा करने के लिए फेमस है। तो अभी ये प्रयास है इनका कि किसी भी हालत में अभी अध्यक्ष तय हो। यदि ये 4 राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए, और जो दीवार में लिखी हुई इबारत दिखती है मुझे, बिल्कुल महाराष्ट्र तो जा ही रहा है किसी हालत में, हरियाणा भी जा रहा है, झारखंड भी, और जम्मू कश्मीर में इनका वजूद जा सकता है। और यदि 4 राज्य गए तो फिर संघ पूछेगा नहीं इसको, मतलब संघ खुद ही बना देगा अध्यक्ष अनाउंस कर देगा। और फिर वो संजय जोशी टाइप कोई होगा, हो सकता है संजय जोशी हो, वो सरकार का, क्योंकि वो संगठन के आदमी, उत्तर प्रदेश में गिरती हुई साख को संभाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। मतलब आप कह रहे हैं कि फिर संघ का जो मतलब संघ ही चलाएगा सरकार, संघ ही चलाएगा संगठन। नहीं, अब इसके बाद क्या बचा? लाइक जैसे बाला साहब ठाकरे चलाते थे, जो सरकार में नहीं होते थे, बाहर बैठ के, या काशीराम चलाते थे जिस तरह से। अरे पिता ने अपनी दुकान चलाने के लिए बेटे को दे दी, बेटे ने पहले साल अच्छा टर्नओवर किया, दूसरे साल अच्छा टर्नओवर किया। पिताजी ने बुलाया बच्चे को कि बेटा टैक्स चोरी करके टर्नओवर नहीं बढ़ाते, तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, पैसा तो आ रहा है प्रॉफिट, लेकिन जिस दिन पड़ेगी टैक्स की मरोगे। तीसरे साल में टैक्स की पड़ गई, आप मर गए। तो अब पिता कह रहे कि अब थोड़ा सा तुम घर बैठो, अब दुकान हम संभालेंगे वापस, हमको करना, नहीं तो दुकान बंद करवा देंगे तुम। आरएसएस कह रही कि अब आप चला। और एक पहले मुझे बहुत पहले संघ के सबसे मतलब बहुत बड़े नेता ने मुझे, अधिकारी ने मुझे कहा था, पदाधिकारी ने, कि संघ का लक्ष्य कुछ और है, उसके लिए संघ 100 साल इंतजार कर सकता। संघ जल्दीबाजी में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं। बीजेपी के प्रधानमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ये रथ के घोड़े, घोड़ा थकता है बदल दिया जाता है। यदि घोड़े को गुमान हो जाए वो सार्वभौम है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। घोड़ा थक गया, बदल दिया जाएगा।
जेपी नड्डा समझ गया, थक गए, समझ गया। बदल दिए गए, अडानी जी घोड़ा थक गए, बदल दिए गए। इस रथ को घोड़ा नहीं चला रहा, इस रथ को सारथी चला रहा है। वो सारथी आप कह रहे हैं आरएसएस है, यानी मोदी सिर्फ एक घोड़े हैं बीजेपी के रथ के, बिल्कुल और वो बिल्कुल। घोड़ा बदला जा सकता है। मतलब अब वो घोड़े की घोड़ा यही रफ्तार। समझने लगा, घोड़े अपने आप को रथ ही समझने लगा, तो वो घोड़ी का मूर्खता है ना गुरु जी। समझ गया, समझ गया, समझ इसमें गया। लास्ट इसमें सारथी तो क्वेश्चन। कुछ नहीं कर सकता। जी जी, लास्ट क्वेश्चन लखेड़ा साहब, समय भी हो रहा है, जी। मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको लगता है कि आरएसएस में काफी मंथन चल रहा है, और अगर जैसा टाइगर कह रहे हैं कि उनको यकीन है कि महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड में बीजेपी अच्छा नहीं करने वाली, अगर बीजेपी अच्छा नहीं करती मोदी और शाह, तो आपको लग रहा है कि नवंबर में ही बीजेपी में फेरबदल हो जाएगा? किसी गडकरी को भी बैठाया जा सकता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों। क्या गडकरी कैन बी द प्राइम मिनिस्टर? इस तरह का कोई बन सकता है? मोदी को रिप्लेसमेंट हो सकता है? बहुत संक्षेप में देखिए जवाब वो दीजिए। देखिए देखिए हालात जो है ना, जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है कि हर रोज एक नया पन्ना खुलता है, रोज सूरज निकलता है, नया पन्ना खुलता है। तो ऐसी राजनीति में भी है कि क्या ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। पार्टी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो एलाइज हैं, जो इनको सपोर्ट, जो इनके बैसाखियां हैं, वो बैसाखियां का जो ऑक्सीजन है वो कितने दिन तक है। कोई ना कोई माइंड मेकअप तो किया होगा उन्होंने कि जब तक हमारा एटीएम चल रहा है तब तक हम इनको देना है। बिहार में बगावत है, नीतीश कुमार आज से 1 महीने पहले जो उनकी हालत थी वो आज नहीं है, कमजोर है। टिकटों के लिए मारामारी हो रही है कि भाई टिकट दोगे तो हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आरजेडी में चले जाएंगे। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी परेशान है। ऐसी ऐसी वहां पर नायडू के पास स्थिति है, है। नायडू की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने अपने को विड्रॉ कर दिया बहुत सारी चीजों से, और वो केवल टेक्निकल, उनको कुछ नहीं करना है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर के चिट्ठी देनी है कि अब हमने आज से समर्थन विड्रॉ कर रहा है, और वो धीरे धीरे करके वो वक्त पर जाएंगे, अभी नहीं कि तत्काल नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी कोई चुनाव तत्काल होने वाला नहीं है। लेकिन इनके दिमाग में इतना डर है, इतना डर फैला हुआ है कि कुछ भी गड़बड़ की हमने, कोई भी बिल बुल लेके आ गए कंट्रोवर्शियल जो माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ, या कोई उल्टी सीधी बात की, तो ये लोग खेल खत्म कर देंगे। दूसरी बात यह है कि आरएसएस को ये बात बहुत अच्छी तरह पता लग गई कि जो मोदी जी ब्रांड है, इनका पार्टी के भीतर स्वीकार्यता खत्म हो गई है। पार्टी के भीतर ही स्वीकार्यता खत्म हो गई है, संगठन के भीतर स्वीकार्यता खत्म हो गई है, और जैसा इन्होंने बोया है पिछले 10 साल में, ये उसी फसल को काट रहे हैं। इसके लिए दूसरे जिम्मेदार नहीं है जी। जो बोया मोदी जी ने 10 साल में, वो फसल तैयार हो चुकी है, वो फसल काटी जा रही है। और यही वजह है कि ना सिर्फ नीतीश कुमार और नायडू फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर मोदी जी के खिलाफ उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा तबका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उनके स्टाइल को, और आरएसएस का भी कमोबेश वही हाल है। और इस बीच में विपक्ष भी स्ट्रांग हुआ है, इसलिए ये जो एक तरह का सेमीफाइनल है, एक लिटमस टेस्ट है 4 जून के बाद सबसे बड़ा, यानी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव। टाइगर कह रहे हैं कि अगर इस चुनाव में नाव डूबी मोदी की, तो विधानसभा चुनाव में नाव नहीं डूबेगी, नाव फिर मोदी जी की कुर्सी वो भी डूबेगी साथ में, इस नाव के साथ, और फिर कुछ भी हो सकता है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए, कि मोदी जी जिन वायदों को लेकर आए थे, जिन प्रॉमिसेस को लेके आए थे, मुझे लगता है उसमें से एक प्रॉमिस भी वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम उनका ग्राफ देखें, लोकप्रियता देखें, कि बनारस की सीट बचाई मोदी को मुश्किल हो गई थी। शायद हम ये लोग भूल गए कि 3.5 घंटे तक प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में पीछे चल रहे थे। इसीलिए टाइगर ने कहा मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है, मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। टाइगर आप आए और काफी रोशनी आपने डाली, और लखेड़ा साहब आपने भी खुलकर बताया कि क्यों मोदी जी अपनी ही पार्टी से डरने लगे, क्यों डरने लगे, और इस डर के पीछे क्या कारण है। मुझे लगता है कि टाइगर फिर से भ्रमण पर निकलने जा रहे हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि टाइगर अगर कहीं बाहर हैं, किसी राज्य में है, रिमोट एरिया में, तो हमारे साथ वो जुड़े अगर सिग्नल मिलता है। लखेड़ा साहब आप आए, आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों लोगों का, दोनों मेहमानों का आने का, और पूरे देश को और सबको हैप्पी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की अग्रिम बधाई आप सबको, टाइगर को भी, लखेड़ा साहब को भी। और कल 15 अगस्त कोशिश करेंगे, कल भी हम एक आपके साथ अच्छा प्रोग्राम करें। तो एक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी, एंड थैंक यू टाइगर, थैंक यू लखेड़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।